हेलो हेलो हेलो, कितने लोग चला तैयार हैं क्लास के लिए? जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए। इफ यू आर रेडी फॉर द क्लास, टाइप 8। अगर आप क्लास के लिए तैयार हैं जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए। टाइप 8 इफ यू आर रेडी। जल्दी से एक बार टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, कहते हैं मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? सर्वाहारी है। मनुष्य भी और तिलचट्टा, कॉकरोच भी, ये दोनों जो है सर्वाहारी का उदाहरण है। ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा। चला जी, आपको यहां पर लिंडमान का लॉ जो है वो भी आपको पता होगा कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का प्रयोग, 10% ऊर्जा का प्रयोग आप पढ़े होंगे अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो। और उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक ऊर्जा होता है। ये क्वेश्चन है चला एनसीईआरटी में कि मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? ये सर्वाहारी है। मनुष्य सर्वाहारी है तो आप जानते हैं तिलचट्टा भी सर्वाहारी है। तिलचट्टा भी क्या है दोस्त मेरे? सर्वाहारी है। और आपको पता है उत्पादक की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। और ये नियम दिया था लिंडमान ने। ये नियम दिया था किसने दोस्त मेरे? लिंडमान ने दिया था। ये नियम किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। यहां से क्वेश्चन आता है कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा का मान घटता है, मात्र 10% ऊर्जा प्रयोग किया जाता है। और ये नियम दिया था किसने? लिंडमान ने। उत्पादक की अगर हम बात करें, जिसको हम लोग पादप कहते हैं, ये मात्र 1% सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये तो एनसीईआरटी का ऑनलाइन क्वेश्चन है। ये है तो गौर फरमाइएगा। मैं भी आप ही का चला हूं, अभी राजस्व कर्मचारी हूं बिहार सरकार में, लेकिन मन नहीं लगता है। मैं जो जहां है चला उसको वहीं मन नहीं लग रहा है। मधुमक्खी किससे शहद बनाती है? मकरंद से शहद बनाती है। मधुमक्खी जो है आपको कहेगा किससे शहद बनाती है? क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मकरंद से शहद बनाती है। किससे शहद बनाती है दोस्त मेरे? मधुमक्खी मकरंद से शहद बनाती है। तो इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिला? मनुष्य तिलचट्टा सर्वाहारी है और सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक की होती है, नीचे से ऊपर जाने पर 10% ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये लिंडमान का नियम है। और पादप मात्र 1% ऊर्जा ही ग्रहण कर पाता है सूर्य के प्रकाश का। कितना परसेंट दोस्त मेरे? मात्र 1% ऊर्जा ग्रहण कर पाता है। मधुमक्खी शहद बनाता है कहां से? मकरंद से। मधुमक्खी जो शहद बनाता है कहां से बनाता है? मकरंद से। अब कहते हैं केला एवं कद्दू के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। सभी का आप पढ़े होंगे कि 2 खाने योग्य हिस्सा, 1 खाने योग्य हिस्सा, लेकिन केला कद्दू के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है। केला का फूल भी खाते हैं, कल्हे हम खाए हैं। केला का फूल जो है कल्हे हम खाए हैं। केला का फूल आप लोग खाए हैं कि नहीं पता। कितने लोग खाए हैं केला का फूल? एक बार नोट टाइप कीजिए। जो लोग केला का फूल खाए होंगे एक बार नोट टाइप कीजिए। केला खाते हैं और कद्दू का चला, कद्दू तो खाते ही खाते हैं। तो भैया केला का फल भी हम लोग खाते हैं, फूल भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, फल भी खाते हैं। तो आंसर हो जाए केला कद्दू के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा होता है, जिसमें फूल, तना और क्या है? फल है। फूल, तना या फल है। छाछ बताओ कहां से मिलता है? छाछ, छाछ आप पिए होंगे। चला जी, ये भी एनसीईआरटी, अभी क्लास 6 है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 7th होगा, फिर 8th होगा, फिर 9th होगा और फिर 10th होगा। तो बताइए छाछ कहां से मिलता है हम लोगों को? दूध से मिलता है। छाछ की अगर हम बात करें, सब लोगों को पता है कहां से मिलता है ये छाछ? दूध से मिलता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता है? चला महा भी है, जे खाली दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी खाएगा ना उसका स्कर्वी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है कि जो खाली दूध रोटी दूध रोटी दूध रोटी खाएगा उसको स्कर्वी हो जाता है। जो खाली दूध रोटी खाएगा चला, उसको खाली सिर्फ दूध खाने से, आपको कहेगा सिर्फ दूध खाने से कौन बीमारी होता है? सिर्फ दूध खाने से, सिर्फ दूध खाने से, सिर्फ दूध खाने से जो बीमारी होता है वो है स्कर्वी। कहिएगा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि विटामिन सी एवं कहता क्या नहीं पाया जाता? विटामिन सी भी नहीं होता, फाइबर भी नहीं पाया जाता है। फाइबर भी नहीं पाया जाता, इसलिए इसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बच्चों में दूध को पचाने के लिए बताओ क्या होता है? जल्दी से बता दो। बच्चों में दूध को पचाने के लिए क्या होता है? बच्चों में दूध को पचाने के लिए, बच्चों में दूध को पचाने के लिए बताइए क्या होता है? अभी क्लास 6 चल रहा है चला, बच्चों में दूध को पचा, सब क्वेश्चन है। ये जितना वन लाइनर है वो एक क्वेश्चन है। ये चला मेरे जीवन काल में जो सबसे बढ़िया कंटेंट हम अगर कुछ पढ़ाए हैं तो वो यही होगा। मेरे पूरे जीवन काल में अगर हमने YouTube के ऊपर सबसे बढ़िया कंटेंट कुछ पढ़ाया तो वो यही होगा। अगर आपके पास समय हो तो जरूर फॉलो कीजिएगा। कहते हैं बताइए बच्चों में दूध को पचाने के लिए क्या पाया जाता है? जल्दी बता। रेनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त मेरे? रेनिन पाया जाता है। दूध की बात जब ये बात करें, दूध की बात जब ये करें, लैक्टो की बात करेंगे हम लोग। लैक्टो, अगर दूध की शुद्धता नापी जाती है तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दूध की शुद्धता नापी जाती है किससे नापी जाती है दोस्त मेरे? लैक्टोमीटर से नापी जाती है। और लैक्टोमीटर याद रखना अपेक्षित घनत्व पर काम करता है। लैक्टोमीटर जो है वो अपेक्षित घनत्व पर काम करता है। लैक्टोमीटर जो है वो अपेक्षित घनत्व पर काम करता है। आप बिहार के लिए वरदान हैं, बहुत बढ़िया बात। कहते हैं लैक्टो, दूध जब ये कहते हैं लैक्टो मार देना है और कहता है अपेक्षित घनत्व जो है वो लैक्टोमीटर अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है। लिख लो, चलिए सब पूछेगा। दूध जो लैक्टोमीटर जो है वो अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है। दूध की अगर हम बात करें तो लैक्टोमीटर अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है। बच्चों में दूध को पचाने के लिए रेनिन एंजाइम होता है। बच्चों में दूध को पचाने के लिए क्या होता है? रेनिन एंजाइम होता है। दूध लैक्टो से संबंधित है और लैक्टोमीटर जो है वो अपेक्षित घनत्व के सिद्धांत पर काम करता है। ये चला इंडिया के सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है। इंडिया के सब एग्जाम के क्वेश्चन का बाप यही है। जितना एग्जाम होगा ना भारत में सबका बाप है। कहते हैं दोस्त मेरे ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। अब प्रोटीन में पनीर, दाल, ऑफ था क्या? अगर हम
बात करें कार्बोहाइड्रेट की, आप सबको पता है दोस्त मेरे कि ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा की अगर हम बात करें तो अधिकतम अगर कह देगा तो वसा, अधिकतम अगर हम कह देगा तो वसा, अधिकतम अगर कह देगा दोस्त मेरे तो वसा, अधिकतम कह देगा तो वसा। ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है कह देगा तो कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देता है तो कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देता है तो कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा देता है तो कार्बोहाइड्रेट। और अगर 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 तुरंत ऊर्जा देता है, सबको पता है तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा, तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तुरंत ऊर्जा कौन देता है दोस्त मेरे? ग्लूकोज देता है। जल्दी बता, कहते हैं ऊर्जा दूध में क्या नहीं पाया था? विटामिन सी। इसलिए दूध अगर लगातार दूध रोटी खाओगे तो सर्वी बीमारी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी चाहिए, सर्वी तब नहीं होगा। अब कहता है दोस्त मेरे कि अधिक ऊर्जा देता है, अधिकतम ऊर्जा देता है वसा, ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा देता है ग्लूकोज। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। प्रोटीन से एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अंग का निर्माण होता है, प्रोटीन से अंग का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में कि अगर 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 अंग आपका धीमी तरीके से बढ़ रहा है, इसका मतलब किसकी कमी है? तो प्रोटीन की कमी है। अंग अगर आपका धीमे तरीके से बढ़ रहा है तो किसकी कमी है? अंग अगर आपका धीमी गति से बढ़ रहा है, इसका मतलब दोस्त मेरे किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी है। फिर कहता असंतुलित आहार के कारण, अभी क्लास 6 में चला, असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है। इसे रोका जा सकता है किससे? संतुलित आहार लेकर। एकदम सिंपल सा बात है, असंतुलित आहार के कारण अगर रोग हो रहा है तो संतुलित आहार ले लीजिए, रोग नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सा और बहुत साधारण सी बात है, लेकिन ये जो मामला है इसको बढ़िया से देख लो, ये क्वेश्चन पूछेगा फिर मामला फंस जाएगा। कहता है प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट से किया जाता है, ध्यान रखना चला, डायरेक्ट एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। प्रोटीन का परीक्षण कॉपर सल्फेट में किया जाता है, प्रोटीन का जो परीक्षण है कॉपर सल्फेट में किया जाता है। और यह कौन सा रंग देगा? जब प्रोटीन को कॉपर सल्फेट से मिला दीजिएगा तो ये बैगनी रंग देगा। प्रोटीन को कॉपर सल्फेट से मिला दीजिएगा तो ये कौन रंग देगा? बैगनी रंग। आपको कहेगा प्रोटीन परीक्षण किसके द्वारा? कॉपर सल्फेट। प्रोटीन परीक्षण कॉपर सल्फेट, 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 प्रोटीन परीक्षण कॉपर सल्फेट। और ये प्रोटीन जब कॉपर सल्फेट से विक्रिया करेगा तो कौन रंग देगा? भाई ये आपको जानने के लिए जानना जरूरी है। प्रोटीन परीक्षण होगा कॉपर सल्फेट से, और अगर यह रंग देगा प्रोटीन और कॉपर सल्फेट तो कौन सा रंग देगा? बैगनी। वही अगर आयोडीन आलू से विक्रिया करेगा यानी कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा, नीलाभ काला रंग देगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर आयोडीन जो है कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा यानी आलू से कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा तो कैसा रंग देगा? याद रखो, नीलाभ काला रंग देगा, नीलाभ काला रंग देगा, नीलाभ काला रंग देगा, नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन जब कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा तो ये नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा, ये नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा, कैसा रंग देगा? नीलाभ काला रंग देगा। आयोडीन कार्बोहाइड्रेट से विक्रिया करेगा, कैसा रंग देगा? नीलाभ काला रंग देगा। याद रखना, प्रोटीन कॉपर सल्फेट से विक्रिया करेगा, कौन रंग देगा? बैगनी रंग देगा। और प्रोटीन का परीक्षण किससे होता है? कॉपर सल्फेट से। प्रोटीन का परीक्षण किससे होता है? कॉपर सल्फेट से। हेलो 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 हेलो। अच्छा दोस्त मेरे इधर हेलो, चला बिजली की समस्या हो गई थी, यूपीएस उड़ गया था इसलिए दिक्कत हुआ है। वाईफाई ऑन करके क्लास होगा। तो अभी अगर आप लोगों को क्लास अच्छे से दिख रही है तो कृपया आग टाइप करें। पहली बार हुआ है इसलिए ये समस्या को दिखवा रहे हैं हम, चला ठीक करवा देंगे आज हुआ, इसके लिए हम सॉरी हैं। जल्दी से अगर आप जल्दी से एक बार आग टाइप कर दीजिए, अगर आवाज जा रही है अच्छे से और क्लास आपको अच्छे से दिख रही है तो एक बार जल्दी से आग टाइप कर दीजिए। टाइप 8। आज ये दोस्त मेरे इधर कार्बोहाइड्रेट, कहता है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है और यह कौन सा रंग देगा? नीला काला रंग देगा या नीलाभ काला रंग देगा। कॉपर सल्फेट बैगनी रंग देगा जब किससे विक्रिया करेगा? प्रोटीन से। कॉपर सल्फेट बैगनी रंग देगा जब प्रोटीन से विक्रिया करेगा, और कार्बोहाइड्रेट जब आयोडीन से विक्रिया करेगा तो नीलाभ काला रंग देगा। फिर कहता है मानव शरीर में धीमी वृद्धि, अभी तुरंत हम बताए थे दोस्त मेरे कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर रोग से लड़ने की क्षमता, सब एनसीईआरटी में है, रोग से लड़ना है, रोग से लड़ना है तो इसके लिए हम लोग विटामिन लेते हैं, खास करके विटामिन सी लेते हैं जो कोरोना के टाइम में ले रहे थे। लेकिन अगर अंग का निर्माण करना है, 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 इसके लिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं। इसलिए देखना बच्चा को दूध और दाल बहुत ज्यादा खिलाया जाता है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। बच्चा को दूध और दाल अधिक मात्रा में खिलाया जाता है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। हाँ
तो दोस्त मेरे बढ़िया से देख लो, रोग से लड़ना है तो विटामिन, अंग का निर्माण करना है तो प्रोटीन। इसीलिए अगर देखना बच्चा सबको दूध दाल बेसी खिलाया जाता है, क्यों खिलाया जाता है कि दूध और दाल में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्या होगा दोस्त मेरे, उसके अंग में वृद्धि तेजी से होगा। आंसर जल्दी से बता दो, इसको एकदम चला नोट कर लो, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी आगे आपको चल के मिलने वाला है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, मानव शरीर में धीमी वृद्धि के कमी का कारण किसकी कमी के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कहता मसूड़ों में खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने की अधिक समय लगने का कारण है विटामिन सी। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घाव भरने में ज्यादा समय लग रहा है, मसूड़ा से खून आ रहा है, या आप रोग से लड़ नहीं पा रहे हैं, चलेगा ना बिजली, ठीक है ना, चले तो कहते हैं इसके लिए आपको क्या चाहिए, विटामिन सी चाहिए। कौन विटामिन चाहिए, सी। फिर से देख लो बढ़िया से, मसूड़ों से खून का निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का आना, सब अलग अलग क्वेश्चन है। जब आप एनसीईआरटी पलटिएगा तो एक जगह क्वेश्चन है मसूड़ों से खून आता है किसके कारण, विटामिन सी के कारण। एक जगह क्वेश्चन है रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण, विटामिन सी के कारण। एक जगह क्वेश्चन है घाव भरना किसके कारण, विटामिन सी के कारण। क्लियर है, बोलो ना रे, ये तीनों का कारण विटामिन सी है। मसूड़ों से खून का आना, घाव का नहीं भरना, रोग से न लड़ पाना, ये तीनों का कारण विटामिन सी है। दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है, बेरी का लक्षण है। आपकी मांसपेशियां दुर्बल हो गई, काम करने में ऊर्जा की कमी हो गई, तो आप समझ लीजिए विटामिन B1 की कमी हो गई, आपको बेरी बीमारी हो गया है। कौन बीमारी हो गया दोस्त मेरे, बेरी बीमारी हो गया है। दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा में कमी, किसका लक्षण है, बेरी का लक्षण है। किसका लक्षण है दोस्त मेरे, बेरी का लक्षण। मसूड़ा से खून आना, विटामिन सी की जरूरत है आपको, इसका मतलब स्कर्वी बीमारी हो गया है। और अगर आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो रही है, तभी विटामिन सी की जरूरत है। तो आप क्या कीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी है, मसूड़ों से खून आ रहा है, तो नींबू का सेवन ज्यादा से ज्यादा कीजिए, उसमें आपको विटामिन सी मिल जाएगा। अब दुर्बल पेशियां हैं, काम करने में ऊर्जा की कमी हो रही है, तो समझ लो बेरी विटामिन B1 की जरूरत है आपको। कहता पौधों के रेशा से बना वस्तु का उदाहरण है जूट का थैला। देखो ये भी चला क्वेश्चन है, जूट का जो थैला है पौधों के रेशे से बना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, रेशा दो प्रकार का होता है। रेशा दोस्त मेरे दो प्रकार का होता है, जितना सब NCERT.nic.in पे क्वेश्चन है। कहते हैं दोस्त मेरे, अगर हम बात करें रेशा की, तो रेशा दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक रेशा, एक होता है प्राकृतिक रेशा, और एक होता है कृत्रिम रेशा। इस पर बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कृत्रिम को ही हम लोग संश्लेषित रेशा भी कहते हैं, कृत्रिम को ही हम लोग संश्लेषित रेशा कहते हैं। प्राकृतिक रेशा की अगर हम बात करें, इसमें जूट है, इसमें कपास है, इस प्राकृतिक रेशा है। उसके बाद सेलुलोज है, सेलुलोज है, इस प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। जूट, कपास, सेलुलोज, इस प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। और संश्लेषित रेशा की अगर हम बात करें, कृत्रिम और संश्लेषित रेशा की अगर हम बात करें, तो इसका उदाहरण है नाइलॉन। उसके बाद इसका उदाहरण है पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ये सब कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। जल्दी से लिख लो, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कपास जो होता है, चला ये रुई से प्राप्त किया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। कपास कहां से प्राप्त किया जाता है, रुई से प्राप्त किया जाता है। पिक्चर डालने से वीडियो इंटरेस्टिंग बन गया है। हाँ गुरुजी, हमारे से जो हो पाता है हम जरूर करते हैं। देख लो बढ़िया से, रेशा प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जूट, कपास, सेलुलोज, ये प्राकृतिक रेशा। कृत्रिम रेशा में, संश्लेषित रेशा में नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन हो गया। नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन हो गया, ये दो प्रकार का रेशा। प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था। जानवर की खाल, फर, पेड़ों की पत्तियां। प्राचीन काल में लोग केला का पत्ते ना खाता था रे दोस्त, प्राचीन पहनता था, या जानवर की खाल पहनता था। रेशा कितने प्रकार का, दो, प्राकृतिक और कृत्रिम। जूट, कपास, सेलुलोज प्राकृतिक है, जूट, कपास, सेलुलोज क्या है, प्राकृतिक है। और कृत्रिम या संश्लेषित में नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन है। नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन है, नाइलॉन, पॉलिस्टर और रेयॉन है। अगला कहते हैं प्रथम कृत्रिम रेशा नाइलॉन है, वहां भी है। पहला कृत्रिम रेशा नाइलॉन है, न्यूजीलैंड और लंदन के सहयोग से बना था, इसलिए इसको पहला कृत्रिम रेशा की अगर हम बात करें, ये नाइलॉन है, जो न्यूजीलैंड और लंदन के सहयोग से बना था। किस पदार्थ से बने, कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होता है, रेशम। रेशम ऐसे भी नहीं कहता बाप रे, रेशम जैसे बाल, रेशम जैसा कपड़ा, रेशम में जीवंत रंग होता है और अधिक चमक होता है। सबसे पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नाइलॉन है। सबसे पहला कृत्रिम रेशा नाइलॉन है। रेशम चला प्राकृतिक रेशा है। रेशम की अगर बात करोगे, रेशम और रबर, ये ध्यान रखना दोस्त मेरे, रेशम और रबर, ये बच्चा इसको मार देता है कृत्रिम। रेशम और रबर जो है प्राकृतिक रेशा है, लिख लो कहीं पर, प्राकृतिक रेशा है। और रबर की अगर हम बात करें, तो हेबिया ब्राजिलियंसिस नामक पेड़ होता है अमेज़न के जंगलों में, उसके दूध से प्राप्त होता है। और रेशम तो सबको पता है, रेशम कहां से प्राप्त होता है, रेशम कहां से प्राप्त होता है, जल्दी बता, रेशम कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, रेशम शहतूत से प्राप्त होता है। रेशम शहतूत से प्राप्त होता है। और रबर जो है हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। हेबिया ब्राजिलियंसिस, हेबिया ब्राजिलियंसिस, हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है। रेशम और की अगर बात करें, शहतूत से प्राप्त होता है। रबर हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक रेशा है। लेकिन वही अगर कह देगा वल्कनीकृत रबर, ये ध्यान रखना, अगर कह देगा वल्कनीकृत रबर, अगर कह देगा तो वल्कनीकृत रबर होता है रबर में जब सल्फर मिलाते हैं, रबर में जब सल्फर मिलाते हैं तो इसको कहते हैं वल्कनीकृत रबर। और ये कृत्रिम है, तब ये कृत्रिम रेशा हो जाएगा। इसका ध्यान रखना दोस्त मेरे, रबर में जब, इसका जिरोक्स जरूर करवा लीजिए, चला कम्युनिटी में डाल दिए हैं। रबर में वल्कनीकृत रबर, रबर में जब सल्फर मिलाते हैं तो ये कृत्रिम रेशा बन जाता है। लेकिन अगर खाली रबर और रेशम कहेगा तो ये प्राकृतिक रेशा है। रेशम शहतूत से प्राप्त होता है, रबर हेबिया ब्राजिलियंसिस पेड़ है, उसके लेटेक्स से प्राप्त होता है। देख लो, पहला कृत्रिम रेशा कौन है, नाइलॉन है। वल्कनीकृत रबर की अगर बात करें, रबर प्लस सल्फर में कृत्रिम रेशा है, रबर प्लस सल्फर में कृत्रिम रेशा है। किस पदार्थ में कपड़ा जीवंत रंग एवं चमक होता है, रेशम, रबर प्राकृतिक रेशा का उदाहरण है। और कहते हैं रेशम बोले तो शहतूत, रबर बोले तो हेबिया ब्राजिलियंसिस के लेटेक्स से। लेकिन वही अगर वल्कनीकृत रबर कह देगा, रबर में सल्फर मिला दिया, तब ये प्राकृतिक नहीं रहा, ये कृत्रिम हो गया। पहला प्राकृतिक रेशा जो, पहला कृत्रिम रेशा कौन था, नाइलॉन था।
दोस्त मेरे कंटेंट तो पढ़ना पड़ेगा, तब के लिए है दोस्त मेरे, किसी भी कोई भी एग्जाम आप दीजिएगा ना तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। क्या? हाँ कैसे? जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? देखो चला, ये जो जूट पटसन होता है किस भाग से प्राप्त किया जाता है बताओ? तना से कि पत्ती से? एकदम चला लड़का, एकदम सिंपल है, छाल से प्राप्त करते हैं। छाल जो है वो तना है। हम बोले चला आपको लगेगा ये तो बन जाएगा, उतना नहीं बनेगा, इसलिए चला आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। अब जल्दी बताओ, कहते हैं जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तना। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? तना। जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है? जो जूट पटसन है चला, ये तना से प्राप्त किया जाता है। और रेशा की प्राप्ति कपास के हमें तुरंत बताए थे फूल से होता है। ये जो रेशा की प्राप्ति है कपास के क्या से होता है दोस्त मेरे? फूल से होता है। जबकि तना से आपको जूट मिलता है, जबकि तना से आपको क्या मिलता है? जूट मिलता है। तना जूट, जबकि कपास की अगर बात करोगे तो ये फूल से प्राप्त होता है। कपास की खेती की जाती है किसमें? काली, यही रुई जो है, रुइया जो निकलता है चला हम लोग के गांव घर में मिलता है, ये काली मिट्टी में होती है। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर, पहले हम लोग फाइबर निकालते हैं। फाइबर मतलब वही हो गया जो रेशा हम लोग निकालते हैं, और रेशा से बनाते हैं धागा, धागा से बनाते हैं कपड़ा। ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, देख लो। कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है फाइबर, फाइबर से बनता है धागा, फाइबर से बनता है धागा, धागा से बनता है कपड़ा। पहले फाइबर, फाइबर जो हम लोग निकालते हैं चला तना से, जैसे पटसन निकाल लिए, उससे बनाएंगे धागा, धागा से बना देंगे क्या? कपड़ा। तो कपास जो मिलता है वो फूल से मिलता है, और जो जूट में मिलता है आपको, ये जो जूट मिलता है ये तना से मिलता है। जो जूट मिलता है वो कहां से मिलता है दोस्त मेरे? जो जूट फाइबर मिलता है वो तना से मिलता है, जबकि कपास कहां से मिलता है? फूल से मिलता है। कपास कहां से मिलता है? ये देखो, ये कपास फूल से मिलता है, जूट तना से मिलता है। कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, कैसे कपास कैसे काली मिट्टी। कपड़ा प्राप्त करने के लिए फाइबर, धागा और फिर कपड़ा। धीरे धीरे चला, अधिक मात्रा में उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत बुना जाता है। का चीज से? करघा से। करघा से ही हम लोग बुनते हैं सूत, अधिक मात्रा में उद्योग में कपड़ा प्राप्त करने के लिए। घर पर या कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा से धागा बनाते हैं, किससे? चरखा। चरखा और करघा में अंतर है चला, चरखा और करघा में अंतर है। कम मात्रा में अगर सूता बनाना है तो चरखा, अधिक मात्रा में बनाना है तो करघा। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, यूट्यूब कम्युनिटी में भी डाल दिए। देखो, कम मात्रा में अगर कपड़ा बनाना है तो चरखा, रेशा बनाना है तो अधिक मात्रा में बनाना है तो करघा। जो बनारस वगैरह में लोग करघा चला चला कर बनारसी साड़ी बनाते हैं, ये जो गांधी जी चलाते थे वो चरखा था। चरखा और करघे में अंतर है। करघा अधिक पैमाने पर, लूम्स कहते हैं इसको, चरखा कम पैमाने पर। किसी द्रव में लोहे की कील, अपना महाविद्यालय चला पूछेगा किस द्रव में लोहे की कील डाल देंगे तो वो अपना चमक खो देगा। जितना सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक बोले तो लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, जितना भी सोडा है उस सब में, देख लो बढ़िया से, कहते हैं किस द्रव में लोहे की कील जो है अपना चमक खो देती है? सॉफ्ट ड्रिंक में। सॉफ्ट ड्रिंक में जब आप डाल दीजिएगा, सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब ये होता है, सॉफ्ट ड्रिंक, अच्छा बताओ सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? तो कहेगा सॉफ्ट ड्रिंक में सब, लेमन सोडा, फिश सोडा, क्लब सोडा, सब। ये CO2 होता है। ये चला द्रव में गैस है, ये भी ध्यान रखना, द्रव में गैस है, और गैस भी कौन सा है? CO2। एक चीज और ध्यान रखना, हम हमेशा पढ़ाते हैं H2O, CO, इसमें जो जब ये हमारे अंदर जाता है तो ये CO2 H2O से विक्रिया करके H2CO3 देता है, और इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस अम्ल के नाम से जानते हैं दोस्त मेरे? कार्बोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। किसी द्रव में लोहे की कील अपना चमक खो देती है? सॉफ्ट ड्रिंक में। अच्छा बताओ तो चला, जब लोहा में जंग लगता है, लोहे में जंग लगता है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जंग लगता, लोहे में जंग लगता तो क्या होता है? भार बढ़ता है, बढ़ता, दूसरा होगा घटता, और तीसरा होगा पहले बढ़ता फिर घटता। तीसरा होगा पहले बढ़ता फिर घटता। तीसरा अगर हम बात करें, पहले बढ़ता और फिर घटता, पहले बढ़ता और फिर घटता। अब आंसर बता दो जल्दी से, क्या होगा? बढ़ता की घटता? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी बता। इसमें अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। व्हाट इज आंसर? और बीपीएससी टीआरई वालों एकदम ये समझ लो कि बहुत बड़ा बात नहीं कहा है हाईकोर्ट ने, एग्जाम आपका जल्द से जल्द हो जाएगा। ये नहीं अंठाइएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। वही बात है कि एक गिलास पानी पी लो तो ब्याह हो जाएगा, तो एक गिलास पानी पीने में कितना टाइम लगेगा? तो वही बात कहा है हाईकोर्ट ने, भैया इसको भी ग्रेस दे दो, करवा लो परीक्षा, ग्रेस दे देगा, नोटिस निकाल के, कौन जुलूम हो जाएगा? ये बहुत बड़ी बात नहीं है, एक गिलास पानी पी लो अब ब्याह हो जाएगा, यही बात हाईकोर्ट ने कहा है। स्टे लग गया, सबको एक वीडियो बनाने का मौका मिल गया है। बाकी चला आप एक लाइन में समझ लीजिए, एग्जाम होवे करेगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? शर्करा जल में होता है पूर्णतया, शर्करा का मतलब चीनी से है, तो बताओ चीनी जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। चीनी जो है ये जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। चीनी पूछ देगा तो मार दोगे, और शर्करा पूछोगे तो फंस जाओगे। चीनी पूछ देगा तो मार दोगे, शर्करा पूछोगे तो गड़बड़ा जाओगे। शर्करा जल में पूर्णतया घुलनशील होता है। लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग लगता है तो भैया पहले भार बढ़ता है और फिर घटता है। अगर कोई एक चुनना पड़े तो बढ़ता है चुनेंगे, लेकिन अगर पहले बढ़ता है फिर घटता है चुनना पड़े तो वही चुनेंगे। पहले बढ़ता है फिर घटता है चुनना पड़े तो वही चुनेंगे। कहता है कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा, किसका उदाहरण है? देख लो चला, एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारदर्शी, उसके बाद एक होता है दोस्त मेरे अपारदर्शी, पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। और इसको चला हम अलग से बता देते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है दोस्त मेरे अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। इसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, अपारदर्शी, ओपैक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट। एक होता है ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी, दैट इज ट्रांस ओपैक, ओपैक। एकरा कहते हैं, और अर्धपारदर्शी दैट इज ट्रांसलूसेंट।
अब एक मतलब तो तू बहुत बढ़िया से जानता है, पारदर्शी जकर आर पार दिखेगा, अपारदर्शी जकर आर पार नहीं दिखेगा, अर्धपारदर्शी जकर आधा कुछ भाग दिखेगा कुछ भाग नहीं दिखेगा। तो पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी जकर आर पार दिखेगा, अपारदर्शी जकर आर पार नहीं दिखेगा, अर्धपारदर्शी जकर कुछ भाग आर पार दिखेगा कुछ भाग आर पार नहीं दिखेगा। मेरे दोस्त मात्र 7 से 8 क्लास, हार्डली 8 क्लास में हम खत्म कर देंगे। अगर आपके पास समय है तो रेगुलर पढ़ लीजिए, 6 to 10 का टेंशन खत्म हो जाएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी वन लाइनर बना के हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास समय हो तो जरूर पढ़ लीजिए। 7 दिन बहुत ज्यादा नहीं होता, कोई फीस नहीं मांग रहे हैं आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। पारदर्शी जिसका आर पार देखा जा सके, अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके, अर्धपारदर्शी जिसमें कुछ भाग देखा जा सके कुछ भाग ना देखा जा सके। जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। अब यहां से चला जी, अगर हम चलते हैं, इसको तुम बढ़िया से नोट कर लो, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी को। यहां से कहते हैं कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा इत्यादि। मलमल का कपड़ा यही है चलाई, जो घूंघट वगैरह पहले लिया जाता था, आर पार दिखाई देता था, पारभासी पदार्थ है। और सेफ्टी पिन, ये जो सेफ्टी पिन महिलाएं लगाती है, स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेफ्टी पिन किसका बना होता है दोस्त मेरे? स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। सेफ्टी पिन किसका बना होता है? स्टील या प्लास्टिक का बना होता है। कांच का ग्लास, मलमल का कपड़ा, उदाहरण है पारभासी पदार्थ का। सेफ्टी पिन बना होता है किसका? स्टील या प्लास्टिक का। फिर कहता है किस द्रव्य में लोहे की कील जो है चमक खो देगा? शीतल पेय में। शर्करा मतलब चीनी, जल में घुलनशील है। अधिक उत्पादन करना है तो करघा, कम उत्पादन करना है तो चरखा। कपास फूल से मिलता है, कपास काली मिट्टी में होता है। और जूट जो है तना से प्राप्त होता है, कपड़ा के लिए फाइबर, फिर धागा, फिर कपड़ा। और फिर कहता है जूट किस भाग से प्राप्त होता है? तना से। रेशा की प्राप्ति जो होती है कपास में, रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से होता है? फूल से होता है। फिर कहता है प्रथम कृत्रिम रेशा कौन है? नाइलॉन है। किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग होता है? सिल्क में, रेशम में, पौधों में। ऐसा पौधों का रेशा बना वस्तु का उदाहरण है किसका? जूट का थैला। प्राचीन काल में कपड़ा के रूप में प्रयोग होता था जानवर की खाल और पेड़ की पत्तियां। अब भैया अगर मसूड़ों में खून आ रहा है, दाग घाव तुम्हारा ठीक नहीं हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो विटामिन सी, दुर्बल पेशियां काम करने में कम ऊर्जा आ रहा है तो विटामिन B1। फिर कहता है कार्बोहाइड्रेट परीक्षण जब आयोडीन से किया जाता है नीलाभ काला देगा। और अगर कॉपर सल्फेट से प्रोटीन का परीक्षण किया जाएगा तो बैगनी रंग देगा। और मेरे दोस्त मानव शरीर में अगर धीमा वृद्धि हो रहा है इसका मतलब प्रोटीन का कमी है। और संतुलित आहार है तो भैया संतुलित आहार खाइए। दूध में पाया जाता है विटामिन सी, और अगर दूध खाली दूध खाई पीजिएगा तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। केला, कद्दू, इस सब में 2 से अधिक भाग होते हैं खाने वाले। छाछ दूध से प्राप्त होता है। मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है। मधुमक्खी अपना मकरंद से जो है, मकरंद से शहद बनाती है। मधुमक्खी कहां से शहद बनाती है? मकरंद से शहद बनाती है। आज तो चला क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो लेट से स्टार्ट हुआ, लेकिन कल से आप 36 में तैयार रहिएगा पीएम में। और मेरे दोस्त आपको मात्र 7 क्लास में 6 to 10 एनसीईआरटी खत्म। उसके बाद जब एनसीईआरटी आप इसे पलटिएगा, सब क्वेश्चन आपका 10% क्वेश्चन उसमें बकवास दिया उसको छोड़ दीजिए, तो 90% क्वेश्चन पट बनेगा आपसे एकदम एक बार में। इसके लिए आप निश्चित रहे, लेकिन आपको 7 से 8 दिन का टाइम हमको देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और जो भी बीपीएससी तैयारी वाले बच्चे हैं एकदम समझ लीजिए कि आपका एग्जाम होगा। बहुत छोटी सी बात कोट नहीं कही है, थोड़ा लेट सेट होगा, लेकिन आपका एग्जाम हो जाएगा, आप लगे रहिए। और दोस्त मेरे मिलते हैं हम लोग कल की कक्षा में 6:30 बजे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगा, या आप भी समझ सकते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ के देखिएगा, इस 7 क्लास के बाद आपको एनसीईआरटी का टेंशन जीवन में कभी नहीं होगा। अभी हम चूंकि थोड़ा सा लो लेवल इसलिए लगेगा आपको क्योंकि क्लास 6 है, फिर आगे चलेंगे, एक क्लास के बाद 7th आ जाएगा, फिर 8th आ जाएगा, फिर 9th आ जाएगा, फिर 10th आ जाएगा। तो हर 2 क्लास में आपका क्लास बदलेगा और लेवल भी बदल जाएगा। बाकी चला जी, अगर आपके पास समय हो तो जरूर पढ़िए। नमस्कार। अभी आपका बीपीएससी तैयारी वालों के लिए मैथ की कक्षा लगने वाली है रोशन सर की। जो बच्चे मैथ को रेगुलर फॉलो कर रहे थे, इसका अभी जस्ट मेरे बाद रोशन सर आएंगे मैथ की क्लास लेकर के। और मैथ फिर हम एक बार टाइप करवाना चाहेंगे दोस्त मेरे, किनको किनको मैथ की क्लास बहुत अच्छी लगती है जल्दी से एक बार 8 टाइप कर दीजिए। अभी जो रोशन सर पढ़ाते हैं, किनको किनको मैथ की क्लास बहुत अच्छी लगती है एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दीजिए। और जो लोग मैथ को फॉलो कर रहे हैं, लग रहा है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, एक बार 8 टाइप कर दीजिए। कल हम फिर मिलेंगे आपसे 6:30 बजे। कितने बजे दोस्त मेरे? 6:30 बजे कल हम आपसे मिलने वाले हैं यहां से। मात्र 7 दिन का आप हमको समय दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। मात्र 7 दिन का समय दीजिए, हम आपका काम कर देंगे।